कहानी नहीं है, बल्कि आज के दौर की उस कड़वी हकीकत का आईना है जिसे देखने से अक्सर लोग कतराते हैं। ये कहानी सत्ता के घमंड, जाति के झूठे अहंकार और भारतीय संविधान की उस ताकत के टकराव की है जिसने देश की राजनीति की दिशा बदल दी। एक तरफ जमीन से उठकर करोड़ों शोषितों की आवाज बने चंद्रशेखर आजाद रावण थे, तो दूसरी तरफ सदियों के सामाजिक ताने बाने और न्याय व्यवस्था के बीच फंसा एक ऐसा शख्स जिसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे अपनी जान बचाने के लिए एक ऐसे नेता के पास जाना पड़ेगा जिसे उसका अपना समाज हमेशा शक की निगाह से देखता था। इस कहानी का अंत कुछ ऐसा है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा और आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि जब व्यवस्था अंधी हो जाए तो न्याय का असली मसीहा कौन होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं और ऐसी ही दिल दहला देने वाली और सच्ची सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों पर आधारित कहानियां देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना देर किए चलते हैं इस कहानी के उस खौफनाक और सस्पेंस से भरे मोड़ पर जहां से सब कुछ बदल गया। पहाड़ों और खेतों को चीरती हुई वो चमचमाती काली स्कॉर्पियो गाड़ियां जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उस धूल भरे हाईवे से गुजर रही थीं, तो हवा में एक अजीब सा तनाव तैर रहा था। शाम के 7:30 बज चुके थे और आसमान पर गहरे काले बादलों ने डेरा डाल रखा था, मानो कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। यह सत्ता परिवर्तन यात्रा का 22वां दिन था। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण का काफिला जैसे ही एक छोटे से जिला मुख्यालय के सरकारी डाक बंगले की तरफ मुड़ा, वहां पहले से ही हजारों की संख्या में नौजवान नीले झंडे हाथों में लिए जय। यह कहानी एक वकील और सांसद चंद्रशेखर भाई की। एक हाई कोर्ट के वकील, जानी मानी हस्ती, किसी पहचान के मोहताज नहीं, जो अपने परिवार की, खुद की जान की आहुति भीख मांग रहे। और चंद्रशेखर कह रहे पैरों में नहीं गिरा जाता, नहीं तो ये संविधान का हनन है और उसको कैसे बचाया आप लोग आके देखिए। भीम के नारे लगा रहे थे। चंद्रशेखर गाड़ी से उतरे, उनके गले में पड़ा नीला गमछा, चेहरे पर सलीके से तराशी गई घनी मूछें और आंखों में एक ऐसी चमक थी जो थकावट के हर निशान को छुपा लेती थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए जनता का अभिवादन स्वीकार किया और डाक बंगले के भीतर चले गए, जहां उनकी कोर कमेटी और कानूनी सलाहकारों की टीम अगले दिन की जनसभा और कानूनी रणनीतियों को लेकर कागजात समेटे बैठी थी। कमरे में मध्यम रोशनी थी, मेज पर चाय के कुल्हड़ रखे थे और नक्शों तथा कानूनी फाइलों के बीच चर्चा चल रही थी। तभी अचानक डाक बंगले के मुख्य लोहे के दरवाजे पर एक जोरदार आवाज हुई। बाहर तैनात सुरक्षा कर्मियों की तेज और कड़क आवाजें गूंजने लगीं। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? अंदर जाने की अनुमति नहीं है। बाहर हंगामा बढ़ता जा रहा था। चंद्रशेखर ने अपनी बात रोकी और खिड़की की तरफ देखा। सुरक्षा घेरे को तोड़कर एक व्यक्ति पागलों की तरह अंदर भागने की कोशिश कर रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे। काले रंग का वकीलों वाला कोट एक कंधे से लटका हुआ था। सफेद शर्ट पर मिट्टी के दाग थे और उसके माथे से खून की एक पतली लकीर बहकर उसकी आंखों के चश्मे पर आ रुकी थी। वो हाँफ रहा था। उसका पूरा शरीर डर के मारे कांप रहा था, जैसे उसके पीछे यमराज के दूत पड़े हों। इससे पहले कि सुरक्षाकर्मी उसे पूरी तरह दबोच पाते, वो व्यक्ति अपनी बची कुची ताकत लगाकर सीधे उस वीआईपी कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर घुस आया जहां चंद्रशेखर बैठे थे। कमरे में मौजूद सभी लोग चौंक कर खड़े हो गए। सुरक्षाकर्मी उसे पकड़ने के लिए पीछे से लपके, लेकिन चंद्रशेखर ने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया। वो नवागंतुक व्यक्ति बदहवास हालत में सीधे चंद्रशेखर की तरफ बढ़ा और बिना एक पल गवाए सीधे चंद्रशेखर के पैरों में गिर पड़ा। उसने चंद्रशेखर के दोनों पैरों को इतनी मजबूती से जकड़ लिया कि उसके हाथों की उंगलियां सफेद पड़ गईं। उसके मुंह से सिर्फ चीखें निकल रही थी। मुझे बचा लीजिए भाई साहब, वे मुझे मार डालेंगे, वे मेरे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। इस देश में कोई कानून नहीं बचा, मुझे सिर्फ आप ही बचा सकते हैं। उस व्यक्ति की रुलाई देखकर कमरे में सन्नाटा पसर गया। वहां मौजूद हर कार्यकर्ता हैरान परेशान एक दूसरे का मुंह देख रहा था। कोई नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ये शख्स है कौन। तभी लीगल टीम के एक स्थानीय वकील की नजर उस व्यक्ति के फटे हुए कोट पर लगे नेम प्लेट पर पड़ी। उसने पास जाकर ध्यान से देखा और अचरज से उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने बेहद दबी और हैरान आवाज में कहा, अरे ये तो राघवेंद्र चतुर्वेदी जी हैं, हाई कोर्ट के सबसे सीनियर और नामी क्रिमिनल लॉयर। ये सुनते ही कमरे के भीतर का सन्नाटा और गहरा हो गया। एक ऐसा समाज जो खुद को व्यवस्था का सबसे शीर्ष हिस्सा मानता आया है, उसका एक प्रतिष्ठित, संभ्रांत और उच्च न्यायालय का ब्राह्मण वकील, जिसे पूरा जिला पंडित जी कहकर सम्मान देता था, वो आज आधी रात को बदहवास हालत में दलितों और पिछड़ों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले एक युवा नेता चंद्रशेखर के पैरों में गिरा हुआ था। ये दृश्य अपने आप में इतना अकल्पनीय था कि कुछ देर के लिए कमरे की घड़ियां भी थम गईं जैसी लगीं। चंद्रशेखर ने बिना एक पल की देरी किए खुद को नीचे झुकाया और पूरी संवेदनशीलता के साथ राघवेंद्र चतुर्वेदी के मजबूत कंधों को पकड़कर उन्हें ऊपर उठाने की कोशिश की।
उन्होंने बेहद शांत और गंभीर आवाज में कहा, वकील साहब उठिए, जमीन पर मत बैठिए, कुर्सी पर बैठिए। आप कानून के रखवाले हैं, इस तरह आपके पैर छूने से संविधान कमजोर होता है। शांत हो जाइए और पहले पानी पीजिए। चंद्रशेखर ने खुद अपने हाथ से टेबल पर रखा पानी का गिलास उठाया और राघवेंद्र की तरफ बढ़ाया। राघवेंद्र का हाथ इतना कांप रहा था कि पानी का आधा गिलास फर्श पर गिर गया। उन्होंने 2 घूंट पानी पिया, लेकिन उनकी आंखों का खौफ कम नहीं हो रहा था। वे बार बार डाक बंगले के दरवाजे की तरफ देख रहे थे, मानो कोई अभी बंदूक लिए अंदर घुस आएगा। चंद्रशेखर ने अपनी कुर्सी उनके ठीक सामने खिसकाई और उनके घुटनों पर हाथ रखते हुए कहा, पंडित जी, अब आप महफूज हैं। यहाँ बाहर मेरे हजारों नौजवान भाई खड़े हैं। जब तक चंद्रशेखर की सांस चल रही है, कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। आप बस इतना बताइए कि हाईकोर्ट के इतने बड़े बैरिस्टर को इस आधी रात को इस हालत में यहाँ क्यों आना पड़ा? ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई जिसने आपके जैसे कानून के ज्ञाता को इस कदर तोड़ दिया? राघवेंद्र ने अपने चश्मे को साफ किया। उनकी आंखों से आंसू अब भी बह रहे थे, लेकिन चंद्रशेखर के शब्दों के आश्वासन ने उनके भीतर थोड़ी जान फूंक दी थी। उन्होंने लंबी सांस ली, अपने दोनों हाथों को जोड़ा और कांपती हुई आवाज में अपनी वह दास्तान सुनानी शुरू की, जिसे सुनकर कमरे में बैठे हर शख्स के रोंगटे खड़े होने वाले थे, और जो आने वाले दिनों में देश की सबसे बड़ी कानूनी और राजनीतिक जंग बनने जा रही थी। राघवेंद्र चतुर्वेदी ने कमरे के भारी सन्नाटे को चीरते हुए अपनी बात शुरू की, और उनकी आवाज में वो दर्द था जो सिर्फ एक बेबस इंसान के भीतर से निकल सकता है। उन्होंने बताया कि करीब 6 महीने पहले उनके पास इस जिले के एक बेहद सुदूर गांव से एक वृद्ध दलित बुजुर्ग आया था, जिसकी पुश्तैनी जमीन पर इस क्षेत्र के सबसे ताकतवर राजनीतिक रसूखदार और अवैध खनन माफिया सूर्य प्रताप सिंह ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया था। इतना ही नहीं, जब उस बुजुर्ग के युवा बेटे ने इसका विरोध किया तो उसे सरेआम ट्रैक्टर से कुचलकर मार दिया गया, और स्थानीय पुलिस ने राजनीतिक दबाव में आकर उसे महज एक सड़क दुर्घटना का रूप दे दिया। राघवेंद्र का गला रुंध गया। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर भाई, मैं एक वकील हूँ और मेरा धर्म मुझे सिखाता है कि जब कोई पीड़ित आपके दरवाजे पर आए तो उसकी जाति मत देखो। मैंने उस गरीब बाप की आंखों में अपने मरे हुए बेटे के लिए न्याय की वो तड़प देखी कि मुझसे रहा नहीं गया। जिले के बाकी सभी वकीलों ने सूर्य प्रताप के डर से उस केस की फाइल छूने तक से मना कर दिया था, लेकिन मैंने तय किया कि मैं इस केस को हाई कोर्ट तक लेकर जाऊंगा और उस माफिया को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाऊंगा। मैंने केस की पैरवी शुरू की, सारे पुख्ता सबूत जुटाए और कोर्ट में स्थानीय पुलिस की उस फर्जी एक्सीडेंट वाली थ्योरी की धज्जियां उड़ा दी। हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सूर्य प्रताप और उसके गुर्गों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। बस यही मेरी सबसे बड़ी भूल बन गई, क्योंकि मैंने सीधे उस मगरमच्छ के जबड़े में हाथ डाल दिया था जो पूरे प्रदेश की सत्ता को अपनी उंगलियों पर नचाता है। कमरे की रोशनी में राघवेंद्र के चेहरे पर तैरता हुआ खौफ साफ देखा जा सकता था। उन्होंने अपनी शर्ट की फटी हुई आस्तीन को ऊपर करते हुए कहा कि जैसे ही कोर्ट का आदेश आया, सत्ता की वो क्रूर मशीनरी मेरे खिलाफ सक्रिय हो गई। 3 दिन पहले जब मैं हाईकोर्ट से अपने घर लौट रहा था तो सूर्य प्रताप के गुर्गों ने मेरी गाड़ी को बीच रास्ते में रोका। उन्होंने मुझे सरेआम सड़क पर घसीटा, पिस्तौल की बट से मेरे सिर पर वार किया और मेरी आंखों के सामने मेरी सारी कानूनी फाइलें जला दी। उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने इस केस से अपने पैर पीछे नहीं खींचे तो वे मेरे जवान बेटे और पत्नी को जिंदा जला देंगे। मैं अपनी जान बचाकर किसी तरह जिला कचहरी पहुंचा ताकि अपने साथी वकीलों और बार एसोसिएशन से मदद मांग सकूं। मुझे लगता था कि मैं उसी बिरादरी का हिस्सा हूं। मेरी जाति के लोग वहां बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, वे मेरा साथ जरूर देंगे। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो जो मंजर मैंने देखा उसने मेरी आत्मा को झकझोर कर रख दिया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष से लेकर मेरे अपने उन सहयोगियों ने जिनके साथ मैंने सालों वकालत की थी, मुझसे मुंह फेर लिया। उन्होंने मुझसे साफ कह दिया कि राघवेंद्र, तुम अपनी जाति भूलकर उन अछूतों और दलितों के लिए इतने बड़े नेता से दुश्मनी मोल ले रहे हो, भुगतो अब। सत्ता से बैर लेकर हम अपनी वकालत और अपनी जान दांव पर नहीं लगा सकते। जिस समाज और जिस बिरादरी पर मुझे घमंड था, उसने मुझे एक पल में अजनबी बनाकर बीच मझधार में छोड़ दिया। राघवेंद्र की आंखों से दोबारा आंसू छलक पड़े। उन्होंने चंद्रशेखर की तरफ देखते हुए कहा कि कल रात स्थानीय पुलिस, जो पूरी तरह सूर्य प्रताप की जेब में बैठी है, मेरे घर पर भारी दलबल के साथ आई। उन्होंने मेरे खिलाफ राज्य सरकार के खिलाफ साजिश रचने, करोड़ों के फर्जीवाड़े और यहाँ तक कि देशद्रोह जैसी संगीन धाराओं में एक मनगढ़ंत एफआईआर दर्ज कर ली है। वे बिना किसी वारंट के मेरे घर का दरवाजा तोड़ने लगे और प्रशासन ने घोषणा कर दी कि अगर मैं सुबह तक सरेंडर नहीं करता तो मेरे पुश्तैनी मकान पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। मैं अपने परिवार को एक गुप्त स्थान पर छुपाकर पिछली रात से खेतों और जंगलों के रास्ते भूखा प्यासा भाग रहा हूँ। पुलिस की गाड़ियां हर नाके पर मुझे ढूंढ रही हैं। उनका इरादा कोर्ट पहुंचाने का नहीं, बल्कि रास्ते में ही मेरा एनकाउंटर करने का है। जब मुझे पता चला कि आपकी सत्ता परिवर्तन यात्रा आज इसी जिले से गुजर रही है तो मेरे भीतर एक उम्मीद जागी। मैंने अपने पूरे जीवन में आपके विचारों का विरोध किया था। मेरे मन में आपके प्रति पूर्वाग्रह थे, लेकिन आज जब कानून अंधा हो चुका है और मेरी अपनी जाति के लोगों ने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया है, तब मुझे समझ आया कि इस देश में शोषितों और मजलूमों की असली ढाल कौन है।
भाई साहब, मैं न्याय की भीख मांगने आया हूँ। मुझे जेल जाने का डर नहीं है, लेकिन मैं उस माफिया के हाथों अपनी ईमानदारी और अपने परिवार की बलि नहीं चढ़ने दे सकता। राघवेंद्र चतुर्वेदी की यह खौफनाक दास्तान सुनकर कमरे में मौजूद हर शख्स की मुट्ठियां भिज गईं और सबका ध्यान अब चंद्रशेखर के अगले कदम पर टिक गया था। राघवेंद्र चतुर्वेदी की बात पूरी होते होते कमरे का तापमान जैसे कई डिग्री गिर चुका था। चंद्रशेखर कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत रहे। उनकी उंगलियां मेज पर रखी चाय के खाली कुल्हड़ को सहला रही थीं, लेकिन उनकी आंखें डाक बंगले की सफेद दीवार को घूर रही थीं, जहां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम की तस्वीरें टंगी थीं। उन्होंने अपनी गहरी सांस छोड़ी और अपनी लीगल टीम के मुख्य वकील की तरफ देखा, जो पहले से ही अपने लैपटॉप और मोबाइल पर इस पूरे मामले से जुड़ी एफआईआर की ऑनलाइन कॉपियां और कोर्ट के पुराने रिकॉर्ड्स खंगालने में जुट गए थे। चंद्रशेखर अपनी कुर्सी से खड़े हुए। उन्होंने राघवेंद्र के कंधे पर दोबारा हाथ रखा और बहुत ही दृढ़ लहजे में कहा, पंडित जी, आज इस बंद कमरे में जो कुछ भी हुआ है वो इस देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा सच है। जब तक कोई व्यवस्था किसी कमजोर को कुचलती है, तब तक विशेषाधिकार प्राप्त समाज को लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन सत्ता का जो बुलडोजर आज दलितों की झोपड़ियों पर चल रहा है, वही बुलडोजर कल आपके जैसे ईमानदार और ऊंची जाति के लोगों के घरों तक भी पहुंचेगा। ये बात लोग समझ नहीं पाते। आपने एक बेसहारा बुजुर्ग के लिए अपनी जान दांव पर लगाई। यही आपका सबसे बड़ा धर्म था। अब इस लड़ाई को आप अकेले नहीं लड़ेंगे। यह लड़ाई अब चंद्रशेखर आजाद और इस देश के करोड़ों शोषितों की साझी लड़ाई है। उसी वक्त लीगल टीम के प्रभारी ने चंद्रशेखर को स्क्रीन दिखाते हुए कहा, भाई साहब, मामला जितना वकील साहब बता रहे हैं, पुलिस ने इसे उससे भी ज्यादा पेचीदा बना दिया है। पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है, उसमें दिखाया गया है कि राघवेंद्र जी के बैंक खाते में किसी अज्ञात विदेशी संस्था से बड़ी रकम आई है, जिसका इस्तेमाल वे इस इलाके में अशांति फैलाने और सरकार के खिलाफ माहौल बनाने के लिए कर रहे थे। इसमें पुलिस मैनुअल की धज्जियां उड़ाते हुए देशद्रोह और यूएपीए जैसी सख्त कानूनी धाराएं जोड़ने की तैयारी चल रही है, ताकि इन्हें कोर्ट से आसानी से जमानत भी न मिल सके। सुबह होते ही पुलिस इनके घर को कुर्क करने और इन्हें भगोड़ा घोषित करने की तैयारी में है। यह सुनते ही राघवेंद्र का चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन चंद्रशेखर के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई। उन्होंने तुरंत अपने पास रखे फोन को उठाया और सूबे के आईजी को सीधे कॉल मिला दी। फोन की घंटी बजती रही और दूसरी तरफ से जैसे ही एक भारी आवाज आई, चंद्रशेखर ने बिना किसी भूमिका के बेहद कड़े शब्दों में कहा, जय भीम आईजी साहब, मैं चंद्रशेखर आजाद बोल रहा हूं। आपके जिले की पुलिस जिस हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट राघवेंद्र चतुर्वेदी के पीछे एनकाउंटर करने के इरादे से भाग रही है, वे इस वक्त मेरे पास सुरक्षित हैं। कानून का तमाशा बनाना बंद कीजिए। सूर्य प्रताप सिंह के तलवे चाटना बंद करके अपनी वर्दी की इज्जत करिए। अगर सुबह तक उनके घर पर बुलडोजर का एक पहिया भी बढ़ा, तो याद रखिएगा कि मेरी सत्ता परिवर्तन यात्रा का अगला पड़ाव सीधे आपकी पुलिस लाइंस का घेराव होगा। हम कानूनन कोर्ट में आएंगे और आपकी इस फर्जी कहानी की धज्जियां उड़ाएंगे। फोन काटने के बाद चंद्रशेखर ने अपनी पूरी कोर कमेटी और वकीलों की टीम को निर्देश दिया कि अगली सुबह की रैली के कार्यक्रम को यथावत रखते हुए रात भर में इस केस की एक एक बारीक कानूनी कमी को ढूंढ निकाला जाए। उस रात डाक बंगले का वो कमरा एक बड़ी कानूनी प्रयोगशाला में तब्दील हो गया। चंद्रशेखर खुद कानून की बारीकियों को समझते थे। उन्होंने राघवेंद्र द्वारा जुटाए गए मूल केस के उन दस्तावेजों को ध्यान से देखना शुरू किया जो जलने से बच गए थे या जिनकी डिजिटल कॉपियां राघवेंद्र के ईमेल पर सुरक्षित थीं। वे ये देख रहे थे कि कैसे सूर्य प्रताप सिंह ने राजस्व रिकॉर्ड्स में हेरफेर करके उस गरीब दलित परिवार की जमीन को किसी बेनामी कंपनी के नाम ट्रांसफर करवाया था। रात के 2 बज चुके थे, बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी और बादलों की गड़गड़ाहट के बीच वकीलों की टीम पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के समय, गवाहों के बयानों और तकनीकी खामियों का एक पूरा चार्ट तैयार कर रही थी। चंद्रशेखर ने राघवेंद्र से कहा, पंडित जी, पुलिस ने आपको फंसाने के चक्कर में इतनी जल्दबाजी की है कि उन्होंने अपने ही बनाए नियमों को ताक पर रख दिया है। जिस समय की वे आपके खाते में लेन देन की बात कर रहे हैं, उस समय का बैंक स्टेटमेंट हमारे पास है जो पूरी तरह साफ है। वे कानून के चक्रव्यूह में खुद फंस चुके हैं। बस हमें कल सुबह कचहरी की उस चौखट पर शांत रहकर सही दांव खेलना होगा। राघवेंद्र, जो कुछ घंटे पहले मौत के डर से कांप रहे थे, चंद्रशेखर और उनकी टीम की इस रात भर की कड़ी मेहनत और चट्टानी हौसले को देखकर उनके भीतर एक नई उम्मीद का संचार हो रहा था। उन्हें समझ आ रहा था कि न्याय की लड़ाई नारों से नहीं, बल्कि मजबूत इरादों और संवैधानिक समझ से जीती जाती है। अगली सुबह आसमान साफ हो चुका था, लेकिन जिला कचहरी परिसर का माहौल किसी सुलगते हुए ज्वालामुखी जैसा था। अदालत के बाहर भारी संख्या में पीएस, बड़ी ई के जवान और दंगा नियंत्रण वाहन तैनात कर दिए गए थे। चारों तरफ खाकी वर्दी का पहरा था। पूरे सूबे की मीडिया वहां पहुंच चुकी थी, क्योंकि यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई थी कि फरार घोषित किए गए हाईकोर्ट के नामी ब्राह्मण वकील राघवेंद्र चतुर्वेदी को भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद खुद अदालत में आत्मसमर्पण कराने और उनका केस लड़ने आ रहे हैं। कचहरी परिसर के भीतर स्थानीय बार एसोसिएशन के कुछ सवर्ण वकीलों के गुट आपस में खुसर पुसर कर रहे थे। एक सीनियर वकील ने चाय का कुल्हड़ रखते हुए तीखे लहजे में कहा, देखो जमाने की हवा,
जो राघवेंद्र कभी अपनी विद्वता और खानदान के घमंड में किसी को कुछ नहीं समझता था, आज अपनी जान बचाने के लिए एक दलित नेता की उंगली पकड़कर कोर्ट आ रहा है। राजनीति ने सबका अहंकार तोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ सूर्य प्रताप सिंह के गुर्गे और सफेद कपड़ों में घूम रहे कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोग अदालत के गलियारों में इस इरादे से घूम रहे थे कि अगर मौका मिले तो राघवेंद्र को कोर्ट रूम में घुसने से पहले ही ठिकाने लगा दिया जाए। ठीक दोपहर के 12 बजे जिला अदालत के मुख्य गेट पर एक भारी हलचल हुई। इनकलाबी नारों की गड़गड़ाहट के साथ चंद्रशेखर आजाद का काफिला रुका। चंद्रशेखर अपनी चिर परिचित शैली में गले में नीला गमछा डाले पूरी तरह शांत और आत्मविश्वास से भरे कदम बढ़ाते हुए गाड़ी से उतरे। उनके ठीक पीछे उनके सुरक्षा घेरे के बीच राघवेंद्र चतुर्वेदी चल रहे थे, जिनके चेहरे पर रात भर की थकान तो थी, लेकिन अब आंखों का वो खौफ गायब था जो कल रात दिख रहा था। जैसे ही वे दोनों अदालत के परिसर के भीतर बढ़े, पूरे गलियारे में सन्नाटा पसर गया। जो वकील सुबह राघवेंद्र का मजाक उड़ा रहे थे, वे चंद्रशेखर की आंखों की चमक और उनके पीछे चल रहे वकीलों की भारी फौज को देखकर ठिठक गए। सरकारी वकील और पुलिस के आला अधिकारी पहले से ही जज साहब की कोर्ट रूम नंबर 4 में पूरी तैयारी के साथ बैठे थे, मानो वे राघवेंद्र को सीधे जेल की कोठरी में भेजने का वारंट जेब में रखकर आए हों। कोर्ट रूम के भीतर पैर रखने की जगह नहीं थी। जज साहब अपनी कुर्सी पर विराजमान थे और उनके सामने सरकारी वकील ने खड़े होते ही अपनी भारी आवाज में दलीलें देना शुरू कर दिया। योर ऑनर, आरोपी राघवेंद्र चतुर्वेदी एक बेहद शातिर और प्रभावशाली व्यक्ति हैं। इन्होंने न सिर्फ इस जिले की शांति व्यवस्था को भंग करने के लिए विदेशी फंडिंग ली है, बल्कि ये देशद्रोह जैसी संगीन गतिविधियों में भी शामिल हैं। पुलिस के पास इनके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं और ये पिछले 2 दिनों से कानून से भाग रहे थे। इसलिए हमारी पुरजोर मांग है कि इन्हें बिना कोई राहत दिए सीधे 14 दिनों की पुलिस रिमांड में भेजा जाए, ताकि इनसे सख्ती से पूछताछ की जा सके। सरकारी वकील की बातें सुनकर कोर्ट रूम में बैठे सूर्य प्रताप के वकील मुस्कुराने लगे। उन्हें लग रहा था कि बाजी उनके हाथ में है। जज साहब ने भी गंभीर होते हुए पेन उठाया और राघवेंद्र की तरफ देखकर पूछा, मिस्टर चतुर्वेदी, आपके खिलाफ आरोप बेहद गंभीर हैं। क्या आपके पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत है या कोर्ट आपको रिमांड पर भेजने का आदेश जारी करे? पूरा कोर्ट रूम इस फैसले के इंतजार में सांसें रोके खड़ा था। तभी चंद्रशेखर आजाद ने अपनी लीगल टीम के मुख्य बैरिस्टर को आगे बढ़ाया और खुद उनके ठीक बगल में आकर खड़े हो गए, जिससे पूरी अदालत का रुख बदल गया। पूरी अदालत कक्ष में सन्नाटा पसर गया जब चंद्रशेखर आजाद की लीगल टीम के मुख्य बैरिस्टर ने पोडियम पर हाथ रखा और अपने दस्तावेज खोले। सरकारी वकील के चेहरे पर छाई मुस्कान अभी पूरी तरह गायब भी नहीं हुई थी कि भीम आर्मी की लीगल टीम ने अपनी दलीलों की ऐसी झड़ी लगाई जिसने पूरे मामले का रुख ही पलट कर रख दिया। मुख्य बैरिस्टर ने बहुत ही शांत लेकिन कड़क आवाज में कहा, योर ऑनर, कानून अंधा हो सकता है, लेकिन ये अदालत खुली आंखों से न्याय करती है। सरकारी वकील ने मेरे मुवक्किल राघवेंद्र चतुर्वेदी पर विदेशी फंडिंग और देशद्रोह का जो मनगढ़ंत आरोप लगाया है, मैं सबसे पहले उसकी धज्जियां उड़ाना चाहता हूं। उन्होंने कोर्ट के सामने राघवेंद्र चतुर्वेदी के बैंक खातों का प्रमाणित फॉरेंसिक ऑडिट और स्टेटमेंट पेश किया। बैरिस्टर ने आगे कहा, जिस विदेशी संस्था से ट्रांजैक्शन की बात पुलिस अपनी फर्जी एफआईआर में कर रही है, वो वास्तव में इंटरनेशनल काउंसिल फॉर लीगल एड है, जो संयुक्त राष्ट्र से मान्यता प्राप्त एक वैश्विक संस्था है। राघवेंद्र जी पिछले 5 वर्षों से इस संस्था के मानद सदस्य हैं और जो पैसा उनके खाते में आया वो भारत के कानून मंत्रालय की अनुमति के तहत एक लीगल सेमिनार के रिसर्च पेपर के लिए दिया गया मानदेय था। पुलिस ने जानबूझकर सूर्य प्रताप सिंह के दबाव में इस वैध ट्रांजैक्शन को देशद्रोह का रंग दे दिया। ये सुनते ही सरकारी वकील के माथे पर पसीना आ गया। चंद्रशेखर आजाद ने अपनी जेब से एक पेन ड्राइव निकाली और उसे अपने वकील को थमा दिया। वकील ने कोर्ट से अनुमति मांगते हुए कहा, योर ऑनर, हमारे पास एक और पुख्ता सबूत है जो ये साबित करेगा कि ये एफआईआर पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है। इस पेन ड्राइव में कल रात की कॉल रिकॉर्डिंग और सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें इस जिले के जांच अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह के गुर्गों से पैसे लेते हुए और राघवेंद्र जी के पुख्ता दस्तावेजों को जलाने की योजना बनाते हुए साफ देखे जा सकते हैं। जैसे ही कोर्टरूम की बड़ी स्क्रीन पर वो वीडियो प्ले हुआ, अदालत में हड़कंप मच गया। सूर्य प्रताप सिंह के गुर्गे, जो पीछे की सीटों पर बैठे थे, चुपके से कोर्टरूम से बाहर खिसकने लगे। पुलिस के आला अधिकारी बगले झांकने लगे। जज साहब ने बहुत ध्यान से उन सारे दस्तावेजों और वीडियो एविडेंस को देखा। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उन्होंने सरकारी वकील को फटकार लगाते हुए कहा, मिस्टर सरकारी वकील, क्या आपकी पुलिस इतनी अक्षम हो चुकी है कि किसी प्रतिष्ठित वकील को सिर्फ इसलिए देशद्रोही बना दे क्योंकि वो एक कमजोर की लड़ाई लड़ रहा है? ये अदालत कानून का मजाक उड़ाने की इजाजत किसी को नहीं दे सकती। जज साहब ने तुरंत अपना फैसला लिखना शुरू किया। कोर्ट ने राघवेंद्र चतुर्वेदी पर लगी देशद्रोह और यूएपीए की सभी फर्जी धाराओं को खारिज करते हुए उन्हें ससम्मान बरी कर दिया। साथ ही जांच अधिकारी को सस्पेंड करने और सूर्य प्रताप सिंह के खिलाफ कोर्ट की अवमानना और फर्जी केस दर्ज कराने के जुर्म में गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दे दिया। जैसे ही कोर्ट का हथौड़ा गूंजा, पूरा अदालत परिसर जय भीम और संवैधानिक न्याय जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा।
जो वकील सुबह तक राघवेंद्र का मजाक उड़ा रहे थे और जाति के घमंड में चूर थे, वे अब शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। कोर्ट रूम से बाहर निकलते ही राघवेंद्र चतुर्वेदी की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उन्होंने भावुक होकर चंद्रशेखर आजाद को गले लगा लिया और कहा, चंद्रशेखर भाई, आज अगर आप और आपका ये संविधान नहीं होता तो सत्ता के मगरमच्छ मुझे निगल चुके होते। मेरे अपने समाज ने मेरा साथ छोड़ दिया था, लेकिन आपने मुझे भाई मानकर गले लगाया। आज मेरा अहंकार पूरी तरह टूट गया है। न्याय की कोई जाति नहीं होती। चंद्रशेखर ने मुस्कुराते हुए उनके हाथ जोड़े और कहा, पंडित जी, ये जीत चंद्रशेखर की नहीं बल्कि बाबा साहब के संविधान की है। जब तक इस देश में अन्याय रहेगा, हम हर पीड़ित के साथ ऐसे ही खड़े रहेंगे। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद अपने काफिले के साथ सत्ता परिवर्तन यात्रा के अगले पड़ाव की तरफ बढ़ गए और पीछे छोड़ गए न्याय और समानता की एक ऐसी मिसाल जिसने सदियों पुरानी ऊंच नीच की दीवारों को हमेशा के लिए ढहा दिया था। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।